ओके, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हाँ जी, जो लोग क्लास में बताइए। तो अभी ओके, ठीक। तो आपके जो भी डाउट्स हैं ना, आप ग्रुप में पोस्ट करो, मैं सॉल्व करता हूँ। जो आपसे नहीं हुए होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो या क्वेश्चन में डाउट हो या जो भी है, आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। हाँ जी, निशा सयानी है अभी क्लास में? हाँ सर। अच्छा, इसमें क्या डाउट है? ऑप्शन सी में देखिए सर, वो जो ए जे है ना, और एम इज काउंटेबल, ये एम क्या है? हम्म नहीं, एम तो कुछ है ही नहीं ना। एम मुझे लगा यहाँ टाइपो जैसा आया था ना, वो मतलब टाइपिंग मिस्टेक है शायद इसमें। तो एम आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक मतलब प्रोडक्ट ऑफ एजे के बारे में ही बात कर रहा होगा ये। सर प्रोडक्ट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल सेट होता है ना, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल सेट। तो यहाँ तो मतलब फाइनाइट सेट बोल रहे हैं, तो फिर ये तो अनकाउंटेबल तो रॉन्ग होगा ना। सी तो फिर रॉन्ग ही हो जाएगा, लेकिन सी आंसर दिया हुआ है। अच्छा, ये आपको बोला है एजे एक फाइनाइट सेट है कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, देन प्रोडक्ट ऑफ एजेस। ये एम का या तो कुछ और मीनिंग होगा यहाँ पे, मुझे लगता तो टाइपोज ही रहा है, कोई क्लियर तो है नहीं मीनिंग इसका। तो इसको थोड़े और मिस्टेक्स को करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वैसे तो काउंटेबल ही होगा। तो पूछा क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल है ना। अच्छा, हालांकि फाइनाइट सेट है ये, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट, तो हाँ ये तो काउंटेबल ही हो जाएगा। तो बीच में कुछ होगा जो मिसिंग मुझे लग रहा है, तो ये गलत लगा रखा होगा, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी निशा, इस पे क्या डाउट है आपका कि एस सबसेट है आर स्क्वायर का, बी द रीजन बाउंडेड बाय सर इसमें ना इंटरवल कैसे लेना है सर, वही इंटरवल फाइंड करना है। अच्छा, तो आपने इसको ट्राई किया है कि नहीं? इंटरवल क्यों लेना है आपको? पहले आप वो कीजिए ना, पॉइंट ड्रॉ कीजिए। पॉइंट क्या क्या है? पॉइंट है 1 0, 1 0 कहाँ होगा? ये 1 0 हो गया आपका। 3 2, तो 1 2 3, और मान लीजिए 1 2, तो ये पॉइंट है आपका 3 2 है। एंड आगे क्या है? 3 5, तो 3 5 में क्या होगा? ऊपर जाना पड़ेगा हमें। सो 3 5 का मतलब है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है रफली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? 1 3, सो 1 3 कौन सा पॉइंट है? ये वाली। तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए ना। अब इसको आप ज्वाइन कीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर विद द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम विथ वर्टिसेस 1 0 3 2 3 5 1 3, देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल्स। इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
अब इन सब में डाउट तो इस समय नहीं आना चाहिए आपको। देखिए तो सो x प्लस 2y dx dy। अब किसका लिमिट लेना है आपको बताइए, इसमें किसका लिमिट लिखना है पहले? सर इसमें पहले dx का लिखेंगे। हाँ तो मुझे ये बताओ, जैसे इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है तो क्या आप मुझे इसका इक्वेशन बता सकते हो? आप इसका कोऑर्डिनेट था 3,5, इसका कोऑर्डिनेट है 1,3, इसका कोऑर्डिनेट है 1,0। क्या आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं? मान लीजिए नाम दे देता हूं मैं A B C D, तो क्या मुझे ए बी का इक्वेशन बता सकते हैं आप? मुझे अगर एक लाइन का 2 एंड पॉइंट पता है तो क्या हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं? यस सर। कैसे लिखेंगे बताइए मुझे, क्या होगा? अब ये सब क्लास 10th 11th कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको रिफ्रेश करते होंगे, प्रैक्टिस करके आएगा वो तो आएगा। तो आपको बताना है कि इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है। यहाँ है 3,2, यहाँ है 3,5, इसकी इक्वेशन क्या है? हालांकि ये वर्टिकल लाइन है तो आपको सिंपली दिखेगा कि ये जो है x इज इक्वल टू 3 है। मैं ये बता देता हूँ, ये भी वर्टिकल लाइन है तो ये है x इज इक्वल टू 1। अब मेरा क्वेश्चन ये, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, y माइनस वाई नॉट बराबर स्लोप होता है y2 माइनस y1। तो ये सब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको जरूरत पड़ गया, नहीं आता है, कोई बात नहीं, उस समय क्लास 11 12 का बुक खोल लो आप, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये सब था क्लास 11th में, वहां से फिर देख लो कैसे निकाल रहे थे। तो एक बार सीख लिए तो ऐसे क्वेश्चन जब दोबारा आपको मिलेगा तब कर पाओगे ये चीज। तो यहाँ मैं जो लगा रहा हूँ कि 2 पॉइंट को यूज करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये, तो वो आपको बेसिक होता आना चाहिए। तो यहाँ से आप फाइंड कीजिए y माइनस वाई नॉट बराबर स्लोप 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस 1। तो ये हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 कट गया 1 x माइनस 1। तो ये इक्वेशन आ गई इसकी। फिर इसका इक्वेशन बता सकते हैं आप इस तरीके से, बताइए। बताओ 1,3 और 3,5 को यूज करके इक्वेशन क्या आएगी? तो x1 है y3 है, x3 है y5 है, तो ये कहीं ना कहीं y बराबर x प्लस 2 है ना। सो y बराबर x, क्योंकि पैरेलल है ना, y बराबर x माइनस 1 है तो y बराबर x प्लस 2 है। ये हो गया। अब ये सब देखो, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब आपको ये सीखना है ना। और आप, क्योंकि हम लोग अभी किस लेवल पे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हम लोग बीएससी के ऊपर लेवल पे हैं। तो बीएससी तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपको आना चाहिए अप्लाई करना। तो कैसे आएगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर, यही किया आपको फील होगा कि जैसे आपको फील हुआ होगा कि लिमिट कैसे लूं, तो मैं बता रहा हूँ इक्वेशन लिखो। अब इक्वेशन कैसे निकाले, तो ये हमने लोअर क्लास में पढ़े हैं, तो आपको वहां से सीखना है, ठीक है। तो ये आप वहां से कीजिए, नहीं तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला। तो ये चीज है। अब बताओ, देखो यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि मुझे ये लिमिट लेना ज्यादा आसान लग रहा है देन, मतलब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन लिख रहा हूँ, तो मैं y यहाँ पे dx dy की जगह, आप इसको म्यूट कर दो, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर दो। तो dx dy की जगह dy dx है, तो मैंने dx dy लिखने की जगह मैंने क्या कोशिश किया कि dy dx लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ y की लिमिट लेना आसान है, एक ही स्ट्रिप में काम हो जाएगा। अगर मैं x की पहले लिखूंगा तो मुझे कई सारे लिमिट लेने पड़ेंगे। x के तरह एक यहाँ बनता, दूसरा यहाँ बनता, फिर तीसरा यहाँ पे, तो अलग अलग रीजन में होता, एक रीजन ये होता, फिर दूसरा रीजन ये होता। तो मुझे अगर मैं dx dy करके लिखूंगा ना, तो इसमें 3 इंटीग्रल बनेंगे अलग अलग, लेकिन अगर मैं dy dx लिखता हूं तो एक ही इंटीग्रल में काम हो जाएगा। तो इसीलिए चेंज ऑफ ऑर्डर यूजफुल होता है कि जिस तरीके से आसान हो वो करो आप। तो मैं इसको dx dy लिखने के बजाय dy dx लिखता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे y की लिमिट क्या है,
तो लोअर लिमिट है y बराबर x माइनस 1, अपर लिमिट क्या है x प्लस 2, तो y बराबर x माइनस 1 से x प्लस 2, ये y की लिमिट हो गई। अब आपको देखना है ये जो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने बनाया ये कितना मूव करेगा, तो लेफ्ट में आएगा तो यहाँ तक आएगा तो x की वैल्यू 1 रहेगी, और राइट में जाएगा तो x की वैल्यू 3 रहेगी, तो x की जो लिमिट है वो 1 से 3 है। और ये सब क्वेश्चन आपको कोई भी इंटीग्रल कैलकुलस की बुक उठाओगे ना कोई भी, तो उसके एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, है ना। और एग्जाम में इसके मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि जो बुक्स में आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो बहुत बच्चे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में जो आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो ये सब आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए, वरना एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। मैं डिमोटिवेट नहीं करना, सच्चाई बताना चाहता हूँ आपको, है ना, क्योंकि ये सब आप इसमें मत फंसे रहो पूरे साल, क्योंकि ये सब किसी भी बुक के एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको, है ना। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इससे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब एग्जाम के एंड टाइम पे आप, है ना, तो ये सब सीखो। कैसे सीखोगे, कोई भी इंटीग्रल कैलकुलस की बुक उठाओ, आप उसके एग्जाम्पल में जाओ, ये सब क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा आपको, चाहे आप गोरख प्रसाद वाली बुक उठा लो, चाहे शांति नारायण वाली बुक उठा लो, चाहे थॉमस फिनी उठा लो, चाहे कोई सी भी इंटीग्रल कैलकुलस की बुक उठा लो आप, या कोई भी एडवांस कैलकुलस की बुक उठा लो, क्रेजिंग वाली है, एंटल बेवंस की है, स्ट्रॉस की है ना, या अपना इंडियन ऑथर कोई गरेवाल है ना, समथिंग गरेवाल है ना, वो उसकी बुक उठा लो। तो इन सब बुक्स में जाओगे तो बेसिक एग्जांपल्स हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो वहां से आप कोशिश करो, पहले सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस करो। अगर आपको शुरू में ही दिक्कत आ रहा है तो आप पहले सॉल्व क्वेश्चंस करो बुक के एग्जांपल्स। बुक का एग्जांपल बहुत इंट्रोडक्टरी है, वो सीखने के लिए है। अब वहां से जो कॉन्सेप्ट आए उस पे आप पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो कि क्या हो रहा है, तो ये मे भी हो सकता है पीवाईक्यू ही हो, बट मतलब कुछ क्वेश्चन, इसका मतलब एग्जाम में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कुछ एवरेज है, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, हर एग्जाम में ऐसा है। तो आपको ये सब आसान लेवल के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ये बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ ये ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट है, हाँ जी सर, इसमें क्या है कि x बी द काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट ऑफ R, a कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट x का, देन द सेट x अपॉन a। एक्चुअली x अपॉन a नहीं है, ये सब हमारा है ना, ये उसकी गलती है, ये x माइनस a है एक्चुअली। तो x माइनस a का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a। और आप सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन, इसका ये मीनिंग है एक्चुअली, उसने लिखने में गलती की है। इसका थ्योरम है क्या कोई? नहीं दिमाग लगाओ, थ्योरम क्यों ढूंढते रहते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या बोला इसने, x कितने स्टेटमेंट रट्टा मारोगे आप, कितने थ्योरम रट्टा मारोगे, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट यूज करो, एग्जांपल से कर लो। क्या बोला है कि x कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तो मुझे बताओ कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एक कोई भी। काउंटेबली इनफाइनाइट सर z होगा मतलब। ठीक है, चलिए z ले लेते हैं। और इसने बोला है कि x कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, सबसेट R का, a कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट है x का। अब a कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट है x का, x आपने z लिया है, तो z का काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट बताइए मुझे कोई। z का कोई सबसेट जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, कोई भी एक सबसेट। मुझसे पूछे ना काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट, आप जानते हैं ना, z का कोई सबसेट जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। सर q होगा। अरे q तो बड़ा सेट, बस सबसेट बोल रहा हूँ। अच्छा सबसेट। z का एक क्वेश्चन पढ़िए ना ठीक से, क्या बोला है कि a बी अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x। तो मैंने आपसे पूछा x बताओ, आपने x का इंटीजर ले लो, ठीक है, तो मुझे इंटीजर वाले सेट का एक सबसेट चाहिए जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। आपको भी बेसिक पे काम करने की जरूरत है, ये सब सेट थ्योरी क्लास 11th में है, काउंटेबली इनफाइनाइट, ये सब बेसिक पे काम करने की जरूरत है आपको। अब ये एग्जाम हो सकता है, नेचुरल नंबर तो हो जाएगा। हाँ जी, नेचुरल नंबर हो जाएगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको। सो इंटीजर है, इंटीजर का एक सबसेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर है और वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। अब आपसे बोला है यहाँ पे x माइनस a, मुझे देखना है क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे मुझे बता रखा है कि a, अब यहां से मैं अगर लिखूं सेट ऑफ इंटीजर माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप खुद ही सोचिए। इस सेट ऑफ इंटीजर में से घटा रहे हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा इसमें,
बोलिए, सेट का डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? हाँ सर, वो 0 आएगा, 0, हाँ 0 आएगा, -1 ऐसे करके जी। यहाँ पे 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें इसको घटाने हैं तो बचेगा 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब आप ऑप्शन देखिए, आप क्या बोल रहा है ऑप्शन, क्या ये एम्प्टी सेट है? पहला ऑप्शन कह रहा है एम्प्टी सेट आएगा, नहीं। दूसरा कह रहा है कि एक फाइनाइट सेट आएगा, ये भी आउट हो गया, नहीं। आ सकता था, अगर मैं चाहता है कैसा एग्जांपल बना, फाइनाइट आ सकता है, अगर मैं चाहूं तो ऐसा एग्जांपल बना लो, बट चूंकि मेरा ये एक काउंटर एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, तो बी ऑप्शन तो गलत है। कैन बी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब सोचिए, क्या ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो सकता है? हो तो सकता है, सही बात है, ऐसे यही एग्जांपल फिट बैठा है ना उस पे। ये क्या है, अब उससे पूछो ये सेट क्या है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है या काउंटेबली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है? काउंटेबली इनफाइनाइट है जी। तो ये हो सकता है, सी ऑप्शन ट्रू है। कैन भी कह रहा है, यस ये एग्जांपल है। कैन बी अनकाउंटेबल सेट, क्या काउंटेबल सेट हो सकता है कभी? एक मिनट, कैन बी अनकाउंटेबल सेट, क्या ऐसा है कि काउंटेबल में काउंटेबल को घटाए और अनकाउंटेबल सेट आ जाए, ऐसा हो सकता है ना? अनकाउंटेबल नहीं आएगा डिफरेंस, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें टाइपोज था, वो अपॉन लिखा था, बट मीनिंग वही है, ठीक है ना? तो अब समझ आ गया आपको। हाँ जी, गौरव है इसमें, गौरव भी है? अच्छा, तो इसमें क्या डाउट है आपको? ये क्या बोले, व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा? एमएलई ऑफ थीटा, तो एमएल निकालने से क्या डिफिकल्ट? इस तरह क्वेश्चन आपने किए नहीं पहले? x1 x2 डॉट 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 xn दे आर IID, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? जो पीडीएफ दे रखा है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? जी, यूनिफॉर्म माइनस थीटा। तो इसका मैं अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूंगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट fxi i from 1 to n, so प्रोडक्ट i from 1 to n, इसका पीडीएफ है 1/2 थीटा, तो यह आ जाएगा 1/2 थीटा होल पावर n। बट यहाँ पे जो इसका पीडीएफ आता है, जो आपने पीडीएफ देखे हैं क्वेश्चन में, so this is 1/2 theta when x lies between, है ना, x lies between माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। आप चाहो तो इक्वलिटी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लगा भी रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे अब इसको ये एक x के लिए, यहाँ पे आप यू आर राइटिंग फॉर ऑल xi's, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईच xi इज मोर देन माइनस थीटा लेस देन थीटा। तो यहाँ आपको क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना? तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो आप क्या करो, थीटा का रेंज निकालो। तो अगर इसको साथ लेके चलोगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि थीटा इज मोर देन इक्वल टू ईच xi फॉर ऑल i बराबर 1 2 अप टू n। तो इसका इंटरसेक्शन लेगो तो क्या बनेगा? इसका अगर इंटरसेक्शन लिखो तो क्या होगा? x1 theta is more than x1, theta is more than x2, theta is more than x3 and so on. So theta is more than maximum of all, that is the nth order statistics. फिर यहां से इस पे काम करो, यहां बोल रहा माइनस थीटा लेस देन ईच xi, so minus theta less than equal to x1, minus theta less than equal to x2 and so on, minus theta less than equal to xn। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा इसका? So first order statistics, तो यहां से आ गया थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो यहां से ये मिला और यहां से ये मिला, एंड है ये। अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है?
x more than k1 x more than k2 implies what? इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों का? k1 और k2 में भी तो रिलेशन होना चाहिए। कोई रिलेशन नहीं है, आप बताइए। k1 k2 में कोई रिलेशन नहीं है सर। अगर इस क्वेश्चंस में जैसे माइनस थीटा, तो थीटा का रेंज दिया है, तो हम लोग अगर मॉड x ले लें देन तो हमारा लिमिट 0 टू थीटा हो जाएगा। मॉड x क्यों लेंगे हम? क्योंकि सर जब मॉड को खोलेंगे तो लिमिट तो हमारी सेम आ जाएगी ना। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? तो हमारे इसका एस्टिमेटर हमें तुरंत मिल जाएगा। तो एस्टिमेटर चाहिए नहीं हमें। हाँ, एमएलई चाहिए था। तो एमएलई के लिए क्या चाहिए? हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? उसका जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड, क्योंकि सर यूनिक तो होता नहीं है, तो हमें तो कोई भी मिल सकता है। तो एज क्वेश्चन में तो सर हमें उस दिखाना है कि एमएलई है कि तो नहीं। आप जो कर रहे हैं ना, आप जो मुझे बता रहे हैं, आप लिख के मुझे फाइनल आंसर बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्टोरी बनाई जा सकती हैं। जो आप बता रहे हैं वो सही नहीं है एमएलई निकालने के लिए। आप करिए और मुझे आंसर बताइए सीधा सीधा। आप गलत आंसर बताएंगे, आप ट्राई कीजिए, ठीक है? तो मतलब ये थोड़ी है कोई भी एस्टिमेटर निकाल देंगे एमएलई निकल आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बोल रहा हूँ का सॉल्यूशन क्या है, यही तो सीखना है आपको। मेन क्या है, जो मैक्सिमम होगा वो इंटरसेक्शन आएगा जी। तो यहाँ पे आएगा। अब जिनको ये पता नहीं है, सब सीखो भाई। यही सब देखो, जो किताब में लिखा है वो सब पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट जो किताब में लिखे क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो मुश्किल से 4-5-10% बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जो किताब में जो ज्ञान है, चाहे डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो, थ्योरम हो, सबको पता है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो बहुत कम को पता है। जैसे हम जैसे कुछ लोगों को पता है, फिर आप सीख रहे हैं हमसे, ऐसा है तो वही कर पाएंगे। वरना विद्वान बहुत लोग जिनका जैम नहीं निकलता है, गेट नहीं निकलता है, नेट निकलता है। आप भी जानते होंगे, आपके आसपास होंगे, आप भी उनमें से एक होंगे, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत ज्ञान है लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उनको सारा ज्ञान वो पता है जो किताब में लिखी है। अब किताब में प्रॉब्लम उतने हैं नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप डेवलप कर नहीं पा रहे। अब एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं, लेकिन आप जिस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको 3 घंटे में आप 3 क्वेश्चन कर पाएंगे, तो वहां दिक्कत होती है। तो आपको वही सीखना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व। एंट्रेंस में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी होगी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। बीएससी एमएससी में आप अच्छे मार्क्स ले आते होंगे, वो इजी है लाना कॉलेज में, है ना। लेकिन एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाना एक अलग स्किल चाहिए। उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए। तो उसके लिए आपको ये पता हो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, और कम से कम टाइम में मैं कैसे वहां से वहां पहुंच सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझ आएगा आपको, है ना। जैसे अभी आप प्रखर बता रहे थे अप्रोच, ठीक है, अब उससे एस्टिमेटर निकाल लेंगे, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। इन्होंने पूछा क्या है, एमएलई बताओ, आप एमएलई निकालो, आपका एमएलई नहीं आएगा उससे। तो आप कुछ निकाल लेंगे लेकिन वो आंसर नहीं होगा जो पूछा गया है। एक्चुअली दिक्कत यहाँ है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको वहां पहुंचना है, उन्हीं 4 में से एक चाहिए। तो आप 5वां निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। जो ऑप्शंस है, हालांकि इस क्वेश्चन में जो उसने पूछा वो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, हालांकि उसने पूछा एमएलई क्या होगा। अल्लाह, ये जैम का आया हुआ क्वेश्चन है जो ये कर रहे हैं, है ना। तो ओके, देखिए तो इसका जो आंसर होता है, जो पूछ रहा था, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ k1 k2, चाहे k1 k2 मुझे कुछ नहीं पता रिलेशन क्या है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो x1 मोर देन k1 है, एंड मतलब x मोर देन k1 है, x मोर देन k2 है, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा x मोर देन इक्वल टू हटा दो, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगाया मैंने। अगर यहाँ लगाएंगे तो इक्वल टू आएगा, अदरवाइज यहाँ इक्वल नहीं, यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा मतलब। तो x मोर देन इक्वल टू k1, x मोर देन इक्वल टू k2, तो x मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k1 k2, ठीक है। और ये लगाइए यहाँ पे, तो थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस x1 एंड थीटा मोर देन इक्वल टू xn। तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो आया जैसे उन्होंने बताया मुझे ना, तो यहां से आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, ठीक है। ये है आपका k1, ये है आपका k2। मुझे पता नहीं इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। तो फाइनली मैं आता हूं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है, तो मैं अभी क्या कर रहा था, मुझे चाहिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मतलब मुझे थीटा की वो वैल्यू चाहिए जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है। पहले मैं लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल रहा था, अभी तक जो भी मैं कर रहा हूं बोर्ड पे वो सिर्फ लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के लिए कर रहा हूं, मैंने कोई एस्टिमेटर नहीं निकाले अभी, जस्ट फाइंड कर रहा हूं लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा। तो
मैंने क्या फाइंड किया, सो यहां से मुझे ये पता चला लाइक्लीहुड फंक्शन ये है और इसका जो इंटरवल है सो थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो इसको मैं ठीक से लिखूं तो ये हो गया थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, टू इंफिनिटी, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक नीचे जो कर रहा था वो रफ वर्क था, वो है ना, मुझे समहाउ लाइक्लीहुड, ये सब रफ वर्क था, ये रफ में काम कर रहा था लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के लिए। तो मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन है दिस ओवर दिस इंटरवल, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे देखो। तो इस क्वेश्चन में x1 x2 xn IID है यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा, जो लाइक्लीहुड फंक्शन आया 1/2 थीटा की पावर आपका जो आएगा 1/2 थीटा की पावर n एंड थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल मैक्स ऑफ माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इंफिनिटी। तो ये है फंक्शन थीटा का और ये है उसका डोमेन। अब मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। एमएलए का मतलब क्या होता है, थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन अ लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलए, सिंपल। तो मुझे इसका एक कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया। अभी ये फंक्शन है, ये डोमेन है, तो मुझे डोमेन में वो नंबर ढूंढना है जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आंसर देगा, वो हमारा एमएलए है, सिंपल। और यहाँ पे एमएलए यूनिक आएगा, ठीक है। तो बताइए इस इंटरवल में ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे यहां से कि L डैश थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, देख लीजिए, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। है कि नहीं, देख लीजिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो आपको, जिनको इसमें इंटरेस्ट हो ठीक है, नहीं तो आप क्या करते होंगे, लॉग लेते होंगे फिर डिफरेंशिएट करते होंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी नेगेटिव आएगा। अगर आप लॉग लेते हैं कि लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन ले रहे हैं, है ना, जिसको स्मॉल एल थीटा नाम दे देता हूं मैं, तो ये अगर आप फाइंड करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो माइनस एन लॉग 2 थीटा, स्टिल आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्मॉल एल डैश थीटा को, ये भी नेगेटिव आएगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस, है ना, तब भी नेगेटिव आएगा, किसी भी तरीके से करो आप। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ओवर दिस डोमेन। अब बताओ, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस इंटरवल में ऐसी कौन सी वैल्यू है थीटा की जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा, समझ आ रहा ना? बोलिए, तो एमएलए क्या होगा, यहां से क्या लिखूं मैं, एमएलए ऑफ थीटा इज, हाँ जी, जिनका डाउट था गौरव, ये जो भी, हाँ बताइए क्या लिखूं, तो समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये वाला नंबर, ठीक है ना, ये एक नंबर है ना, आपको ऐसा दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है 1/2x की पावर n, मान लीजिए ऐसा है, और x बिलोंग्स टू इंटरवल है a से इंफिनिटी, तो मैं ये बोलता हूं कि x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ fx, यही वहां पे हो रहा है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन, ये डोमेन है। तो ये जो नंबर है ना, दिस इज द, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग है, तो अगर a मान लो यहाँ पे है तो a से, तो ये a पे लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी, उसके बाद जितनी वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू इस इंटरवल में a पे आएगी, तो a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यही a एमएलए होगा लाइक्लीहुड के केस में। तो यहां से दिस इज द आंसर। और ये जैम ऑलरेडी आ चुका है, ये क्वेश्चन आप देखो जाके पुराने पेपर्स, है ना, ये जो पूछा है ना, ये ऑलरेडी आ चुका है। चलिए आगे, तो दूसरे अप्रोच से भी ट्राई कर सकते हैं आप, जो कह रहे थे, तब भी आंसर समहाउ यही आएगा, फॉर्म अलग आएगा, आंसर यही होगा, आपका फॉर्म अलग होगा, वो है ना, आंसर यही है। इसको मैं ठीक कर सकता था, जैसे अगर मैं मॉड ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कह रहे थे उससे करके दिखाऊं, तब भी आंसर यही आएगा, फॉर्म अलग होगा, आंसर यही आएगा, तब भी आंसर अलग नहीं होंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे
कि ठीक है मॉड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मॉड एक्स आई इज यूनिफॉर्म 0 थीटा, ऐसा सोच रहे थे ना। फिर आगे यहाँ से करके देखिए, तब भी ऐसे ही बनना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपको एक्साइज के टर्म में बताना है, मॉड के टर्म में नहीं, तो उससे भी कर सकते हैं। फिर वहां पे थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। हाँ दूसरे फॉर्म में आएगा आंसर, ये आएगा दूसरे फॉर्म में आएगा, उसको फिर आपको आना चाहिए कि वहां से यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये ऑप्शन है तो कोई मतलब नहीं है ना। तो किया जा सकता है उस तरीके से भी, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि ये आंसर आएगा। देख लीजिए आप लोग, बताइए तो कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट हाँ जी नेहा, देखिए क्या है कि इसमें क्वेश्चन है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो आपका A जो है मैट्रिक्स A इज 4x4 मैट्रिक्स, ओके, और डिटर्मिनेंट A 6 है। फिर आपसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा दे रखा है कि 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ 3 माइनस एडजॉइंट ऑफ 4a, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा 6 की पावर अल्फा। तो पूछ रहा है कि अच्छा लैम्बडा इज नॉट डिविजिबल बाय 6 एंड अल्फा क्या होगा। ओके देखिए, तो पहली बात तो यहाँ थोड़ा सा या तो करेक्शन में लग रहा है या तो 3i करना पड़ेगा, 3 का कोई मीनिंग नहीं है ना। सो क्योंकि डिटर्मिनेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका क्या मीनिंग होगा। सो यहाँ से 2 टाइम एडजॉइंट 3 माइनस एडजॉइंट 4a, सो ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं बोल रहा है अल्फा क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ बताना है अल्फा क्या होगा। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ तो चेंज करने पड़ेंगे। 3 का मतलब क्या है, सो 3 माइनस जॉइंटेड, जो ये मैट्रिक्स है ये नंबर है, तो सेम तो नहीं हो सकता, मतलब फिर डिफरेंस डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट लगा रखा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ 3i करे तो क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ओके तो पहली चीज तो ये है यहाँ पे कि क्या होगा, 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर, जब डिटर्मिनेंट में से आप हाँ 2 की पावर n हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, एक तो ये है। और उसके बाद अब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जब लेते हैं हम लोग, तो एडजॉइंट का जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट की पावर है ना, एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। हाँ तो ये जैसे आपके पास है, अगर मैं इसको सही मान लूं तो 3i माइनस एडजॉइंट 4a इसकी पावर n-1 3 हो जाएगी, और ये है लैम्बडा 6 की पावर अल्फा, ठीक है। तो यहां तक ठीक है। अब क्या है कि अब एडजॉइंट 4a की बात करनी है, तो एडजॉइंट 4a अच्छा a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, तो a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब a इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये जो है 4a इंटू 4a मैट्रिक्स है, और ऐसा लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ 4a, समझ में ये किसके इक्वल आता है, इसका फॉर्मूला याद है, a इंटू एडजॉइंट a, मैट्रिक्स a टू की पावर k-1 डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके
नहीं, इसका डिटर्मिनेंट नहीं पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। मतलब एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट A इंटू I, तो डिटर्मिनेंट A इंटू I, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे वो अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इससे I में आ जाएगा, यहाँ फिर A आ जाएगा। लेकिन तो हाउ टू रिड्यूस दिस? ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मैट्रिक्स के इनवर्स और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, A इनवर्स बाहर रख के A मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3IA और यहाँ हो जाएगा मैट्रिक्स A इंटू, ये कैपिटल A जॉइंट में कैपिटल, मैं स्मॉल a लिख के चलता हूँ एडजॉइंट का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एडजॉइंट ऑफ 4A है ना, यहाँ पे है, इसको अभी ऐसे रखते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा 6 की पावर अल्फा। A इनवर्स 3IA माइनस A एडजॉइंट 4A इस तरह से है आपके पास। तो इसको हम समहाउ उसके जैसा बना सकते हैं। तो यहाँ 4 की कमी है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कुछ आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा? सो दिस इज 2 raised to power 4। सो डिटर्मिनेंट, ये इसको अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट दिस इनटू डिटर्मिनेंट दिस। तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A 6 है। तो अब बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो 3A माइनस, अब ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट A इंटू I, मतलब डिटर्मिनेंट 4A है ना, ये तो बनेगा डिटर्मिनेंट 4A और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन में 4 है इसका डिटर्मिनेंट, ओके। और इक्वल टू है लैम्डा 6 की पावर अल्फा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, से 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 16/6 जैसे है। अब ये 3A माइनस, अब देखो डिटर्मिनेंट 4A एक नंबर है, तो पहले तो इसको बाहर करूंगा मैं, तो 4 की पावर कितनी बन के आएगी? 4 की पावर 4, हाँ, और इंटू डिटर्मिनेंट A 6 था, अपॉन में 4 है, दिस इज लैम्डा 6 की पावर अल्फा। अब और आगे सिंप्लीफाई करें तो इसको काट सकते हो, 8/3 है, अभी रहने दो। अब ये हो गया 3A माइनस, ये कैंसिल होगा, तो 6 इंटू 4 क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा 6 की पावर अल्फा। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ओके, तो मुझे चाहिए अब तो हम डिटर्मिनेंट से 3 को बाहर कर सकते हैं ऐसे, तो A माइनस समथिंग। तो मुझे अगर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट पता है तो A माइनस कुछ घटा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को माइनस कर दो उतना आप, है ना। 3 तो यहाँ से चलो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा। सो 8/3, 3 बाहर कर लोगे, 3 की पावर 4 आ जाएगी। सो A माइनस, यहाँ 2 टाइम 4 की पावर 3 हो गया 128 हो गया, ये जैसे है ना, लैम्डा 6 की पावर अल्फा, ऐसा है। तो अभी ये आ गया हमारे पास फाइनली। अब आपको देखना है क्या आंसर आएगा यहाँ से। तो ये एक 3 कट जाएगा, तो 8 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 27, डिटर्मिनेंट A माइनस 128, सो लैम्डा 6 की पावर अल्फा, ओके। अब ये कैसे निकलेगा? A माइनस 128 का डिटर्मिनेंट, A का तो पता है, लेकिन 128 एक यहाँ थोड़ा मैं गलती किया ना, ये लिखने में थोड़ा गलती हुई मुझसे।
यहाँ पे जब मैं वो कर रहा था कैलकुलेशन तो आई छोड़ दिया मैंने, ये यहाँ पे ना आई है ना, तो ये आई मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, ये आई मतलब मिस हो गया है आई। अब इसका कैसे आएगा, कोई बात नहीं, आई ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 128 आई कर पाएंगे। अब देखिए, तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये है, अभी क्या करते हैं हम, हमें इसने कहा था ए कोई 4x4 की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 6 है, यही कहा था ना। तो मैं सिंपली एक 4x4 की मैट्रिक्स बना देता हूं जिसका डिटर्मिनेंट 6 है। देखिए, सो ये 4x4 की एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 6 है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा बना दिया मैंने। तो एक 4x4 की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 6 है। अब क्या करना है मुझे, इसके साथ इसको फिट करना, बताइए क्या होगा। अगर मैं इसके साथ सोचूं, अगर ए मेरा ये है और 128 आई जो होगा, सो दिस यू नो कि 128,0,0, चलो 4x4 का बना देता हूं, तो 128,0,0,0 0 128,0,0 0 128,0,0 128। बताइए इसके डिफरेंस का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर उसका बताइए डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये कुछ ऐसा बनेगा 8 इंटू 27 इंटू, अभी तत्काल मैं एग्जांपल के थ्रू कर रहा हूँ, है ना, एग्जांपल के थ्रू शुरू कर दिया क्योंकि वो जनरल कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो मैंने यहां से स्टार्ट किए थे, देखिए। सो ठीक है ना, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो बाकी तो जीरो ही है, तो जब घटाओगे तो एक बनेगा यहां से 6 माइनस 128, तो माइनस में 122 इंटू 1 माइनस 128 पावर 3, है ना। तो फाइनली ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 122 इंटू 127 इसकी पावर 3, तो ये आएगा हमारे इसका डिटर्मिनेंट। तो इसके हिसाब से सोचते हैं जरा क्या होना चाहिए। तो मैं एटलीस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, है ना, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ टाइपोज हो, मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो, बट एक अप्रोच इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया 8 इंटू 27 इंटू ये एक नंबर है 122 इंटू 127 की पावर 3 बराबर लैम्डा इंटू 6 की पावर अल्फा। अब आपको इस फॉर्म में लिखना है, जो भी 6 बन सकते हैं उसको बाहर निकाल दो इसमें से। जैसे यहां से 20 है ना, 7 है तो 3 का पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, तो दोनों मिलके एक तो ये 6 की पावर 3 बना देगा, ये दोनों मिलके। अब इधर से 6 बनेगा क्या, 7 2 9 10 2 4 1 5, यहां से निकलेगा नहीं ना, नहीं निकलेगा। देखो तो ये जो नंबर है 122 इंटू 127 का क्यूब जो है, क्या इसका कोई फैक्टर 6 हो सकता है, इस मतलब पूरे मल्टीप्लाई करके जो आएगा फैक्टर 6 होने के लिए एक फैक्टर 2 एक फैक्टर 3 तो होना ही चाहिए ना। 2 इंटू 3 6 बनाएगा, तो 2 तो यहां से निकल सकता है, क्या 3 निकलेगा किसी में से, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। तो यहां से कहने का मतलब तो हो गया आपका, इसने कहा था जो लैम्डा है ना, दैट लैम्डा इज अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 6। सो ये नंबर लैम्डा है, 6 की पावर अल्फा, तो अल्फा यहां से 3 आ गई। देख लीजिए क्या आंसर दे रखा है, अच्छा 21 दिया है, तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कैलकुलेशन अगर मैंने गलती नहीं की होगी तो 21 आ जाएगा, नहीं तो कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने स्टार्ट किया, मतलब यही अप्रोच चलेगा। आप इनिशियली भी शुरू कर सकते थे उस तरह से, बट यहाँ एक तो थोड़ा गलती क्वेश्चन में ये दिखा मुझे कि 3 माइनस किया है, तो या तो हो सकता है वहां 3a हो या 3 समथिंग हो, है ना। एडजॉइंट 3 माइनस का कोई मतलब नहीं, या तो 3a हो सकता है, इसलिए आंसर डिफर किया हो। बट अगर क्वेश्चन करेक्ट मिलेगा तो आप इस अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। तो इतना करने के बजाय इनिशियली भी आप ये कर सकते थे, इतना मैंने कैलकुलेशन किया फिर एग्जांपल लिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कोई भी 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 6 है उसके लिए कॉमन आंसर देगा। तो इवन दिस विल गिव द सेम आंसर, चाहे कोई और मैट्रिक्स भी लेता हूं तब भी सेम ही आंसर देगा वो। तो आप सीधा सीधा यहाँ भी काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है यहाँ पे मिसिंग था तो मैंने कैसे सॉल्व किया है,
मतलब यहाँ पे 3 ही जस्ट था ना, तो मैंने 3i किया है, हो सकता है वहां पे 3a रहा हो, तो आप उससे करके देख लीजिए कैलकुलेशन, बट अप्रोच यही रहेगा। और इनिशियली आप यहाँ से भी सीधा सीधा एग्जांपल लेके कर सकते हैं काम, सीधा सीधा यहाँ पुट कर लो आप 3a माइनस एडजॉइन 4a, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना कुछ करके फिर आप कीजिए, है ना। बट फिर भी आपको एक आइडिया लगा कि हाउ टू सॉल्व, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द रीजन दैट इज बिलो z is equal to 8 minus x square minus y square and above 4x square plus 4y square and inside this circle, सर्कल तो नहीं है, ये सिलेंडर हो जाएगा, दिस। ओके, तो अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ये जेड एक्सिस इसका ग्राफ जो होगा ना, सो जेड बराबर जस्ट माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो है ना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, और तो प्लस 8 है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है ना, ये बीच में सर्कल है, इस तरह का ग्राफ है रफली, और ये 8 है, यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है 8 है, तो ये पहले वाले ग्राफ है, दैट इज बिलो दिस एंड एबव दिस। अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या है, जेड स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो अगर y नहीं होता तो जेड बराबर मॉड x, है ना, तो ये कुछ बनाएगा ऐसा। सो इसका जो ग्राफ होना है रफली इस वाली चीज का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, ये ओरिजिन लिया मैंने, तो इसका ग्राफ कुछ होगा इस तरह से, ऐसा कुछ, ठीक है। और ठीक है, मतलब ये कोन टाइप का, ये कोन है, मतलब ये बोल रहा हूँ दिस इज कोन, ये इन्वर्टेड, मतलब इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये जो था हमारा इस तरह का शेप था, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, तो अगर हम 3D बनाएंगे तो वो सर्कल है और जेड पे कोई लिमिट है नहीं, तो जेड माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वैरी करेगी, तो वो सिलेंडर हो जाएगी, सर्कल जस्ट जेड में एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये सिलेंडर है। तो पहले आप ये देखिए कि ये दोनों कट कहाँ कर रहे हैं एक्चुअली, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो इसका आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा, तो यहाँ से तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना, यहाँ फिर काफी कैलकुलेशन होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ तो जैसे हमारे पास ये मैं जानना चाहूँ क्या है, ओके, तो इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ द रीजन दिस इनसाइड दिस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है ये, तो अगर मैं बिना ग्राफ को ज्यादा बनाए अगर काम करूं तो वॉल्यूम जो होगी उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए कि dz dy dx, क्योंकि बाद में जब प्रोजेक्शन लेंगे आप xy प्लेन में तो यही सर्कल ही बन के आ जाएगी। और ओके देखो, ये वाली चीज इसमें रखो आप, ये वाली चीज इसमें रखो, देख के समझ आता है कि दोनों पता है क्या प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 4 रख दो तो जेड की वैल्यू दोनों में कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है ना, ये ओके। कि अगर मैं इसका मतलब ये कहना मैं चाहिए इंटरसेक्शन निकाल रहा था ना, तो ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों का, मतलब ये इन्वर्टेड शेप का जो कर्व है और ये जो कर्व है इसका जो इंटरसेक्शन है, जहां एक ऐसा है, मतलब एक है ना, मतलब वो क्यूब क्या बोलूं उसको मैं, हाँ मतलब क्यूबॉइड क्या बोलते हैं, कोन, कोन, हाँ एक कोन है इस तरह से, तो ये कोन है और ये इस तरह से इन्वर्टेड इस तरह शेप का है, तो कहीं कहीं मिल रहे होंगे। तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो रीजन है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसको तुम आप घर पे भी चेक कर सकते हो, मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कोई कोन है कोई इस तरह से है, तो कहीं ना कहीं तो मिल रहे होंगे। तो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो सर्कल है, और सर्कल कौन सा है, ये वाला।
तो प्रोजेक्शन लेंगे जेड एक्सिस से उसका एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में उसका जो प्रोजेक्शन है वो आपका ये सर्कल आ जाएगा, रेडियस 2 वाला वो आ जाएगा। तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो बाद में हम एक्स 2D में ये करेंगे, तो इजी है ना वो। तो क्या देखिए, तो आप क्या कीजिए, आपका जो लिमिट लेना है, तो अब तो इजी दिख रहा है ना आपको करना क्या है। यस सर, हाँ मतलब जेड का जो लिमिट है वो लेंगे और एक सर्कल पे लिमिट लेके पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ बस उससे बस हो जाएगा इजीली। वही करना है, पोलर फॉर्म में बाद में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जेड की लिमिट हो गई, मान लीजिए रीजन आर है सपोज, तो दिस इज द रीजन आर। बाद में जो अब 2, अब ये एक बार इंटीग्रेट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो डबल इंटीग्रेशन हो गया। अब डबल इंटीग्रेशन मुझे इस सर्कल पे करना है, तो पोलर फॉर्म से कर लेंगे, r² आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा आपका। अल्लाह ग्राफ बनाने की जरूरत थी नहीं, बता ही रखा था, लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए मैंने बनाए। मुझे दिख रहा है कि बिलो दिस एबव दिस, तो लिमिट जेड की होगी यहाँ से यहाँ तक। अब वो सिंपली इंटीग्रेट कर लो, डबल इंटीग्रेशन हो गया, तो उसका ये प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा। ओके तो हाँ जी, नेक्स्ट जिनका डाउट है, ये जो इनका मोबाइल नंबर लास्ट में 911 है ना, तो एक्स वाई बी द IID स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ दिस दिस। अरे सब सिंपल कैलकुलेशन भाई, करो हो जाएगा। एक्चुअली क्या ना, मार्केट में कुछ क्वेश्चन घूम रहा होता है, उठा लेते क्वेश्चन, तुम सॉल्व करोगे हो जाएगा। ये मुश्किल क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन है इसमें। अब बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाता है, तो उसको लगता है क्या ही है ये आसान क्वेश्चन है। सो एक्स वाई इज IID नॉर्मल 01, तो आपको पता ही है इसका PDF क्या है, PDF यूज कर सकते हो। जैसे पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ, अब एक क्वेश्चन के 10 अप्रोच, एक तरीका मैं बताऊंगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तरीका भी हो सकता है ना। तो mod x, mod y, तो सिंपल क्या करना है, एक तो मैक्स का फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। एक फॉर्मूला जो होता है, तो ये लिखूंगा मैं, जो ये मैक्स ऑफ AB का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, mod x प्लस mod y प्लस mod x माइनस mod y, इस पूरे का मॉड, ऐसा हो गया ना। अच्छा, एक तो इससे सोच के देखो क्या इससे कर पाओगे, तो ये ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहां से इजीली मुझे ये पता है, ये पता है, बस अब इसका काम रह जाएगा, है ना। ये तो इजीली पता है मुझे। ओके, हाँ इसमें क्या है, जैसे आप यहां से ब्रेक करोगे, जैसे अगर इस अप्रोच को यूज करें तो हाँ, नहीं तो दूसरा अप्रोच भी है, मैक्सिमम का वो कर लेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो मॉड का, क्या दिक्कत है ना, वैसे भी हो जाएगा। मतलब कई सारे तरीके हैं, वही कह रहा हूँ, घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो नए नए तरीके निकल के आएंगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ mod y एंड ये जिनका डाउट है, ये क्या नाम है इनका, कौन है ये, क्योंकि यहाँ नाम दिख नहीं रहा है सबका नंबर। ओके मानसी, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं कि सिंपली प्लस, ये फॉर्मूला देखना ना, मैक्स का फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा है ना, ये बीच में प्लस ही है। तो यहां से आपके पास है एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ mod x माइनस mod y, ये तो बचा, बाकी तो हो ही गया। तो इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √2/π होता है ना, इसका भी सेम ही आंसर होगा। अब आपका मेन ये कैलकुलेट करना है कि ये कैसे आएगा। तो mod x का PDF पता है मुझे, mod y का भी PDF पता है, तो डिफरेंस का PDF ठीक है, उससे भी हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, एक तरीका वो है। जी ये तो मॉड्यूलस √2π होगा, मीन डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो रहा है, तो √2π सिग्मा होता है, तो √2π होगा। किसका, ये mod x। हाँ वो तो ठीक है, तो यहाँ तक तो ओके है। व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म, ये तो √2/π, √2/π, ये तो फॉर्मूला पता है हमें। व्हाट अबाउट दिस थर्ड टर्म, तो इसको
टू पार्ट्स में क्या ब्रेक करके कर सकते हैं? देखो कई सारे अप्रोच से, अब या तो इससे करूं या डायरेक्टली मैं वहीं से काम करता तो उससे भी हो जाता। देखो एक तरीका ये है, अब यहाँ पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे mod x माइनस mod y है, तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे? तो एक केस लेना पड़ेगा जब mod x पॉजिटिव है, एक में mod x है ना, x मोर देन y या x लेस देन y। और क्या ही होगा, IID है तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, एक को ज्यादा दूसरे को कम होने की। सर अगर डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन की अगर डेफिनेशन यूज कर लो तो उससे भी हो जाएगा। तो एक अप्रोच ये है। दूसरा तरीका है, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन का अप्रोच यूज कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा, उसमें क्या है। तो आप इसको लगाइए, क्या होगा, और क्या करोगे आप, ज्वाइंट पीडीएफ यूज कर लो। सो 1/√2 पाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर से वही 1/√2 पाई e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 dx dy। अब यहाँ पे क्या है, इसका सपोर्ट क्या है, ज्वाइंट का। ज्वाइंट है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, तो लिख दिया आप जो ज्वाइंट है इसका, ये तो सपोर्ट है, मतलब पूरा r स्क्वायर है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी और y की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ये इंटीग्रेट करना है आपको। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको मैक्स को ही तो खोलना है। तो मैक्स को खोलोगे तो क्या होगा कि जो मैक्स का डेफिनेशन है, दूसरा एक तो वो डेफिनेशन लिखा था, तो वहां पे ये भी निकाला जा सकता है। थोड़े से आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है यदि तो दूसरा अल्टरनेटिव अप्रोच ये है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही तरीका लगा सकते हैं वहां भी, जो भी कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ यही कर लो। तो यहाँ से क्या होगा, मैक्स ऑफ mod x mod y, तो क्या होगा ये, तो ये mod x रहेगा अगर mod x की वैल्यू मोर देन mod y है, और ये वैल्यू mod y होगी अगर mod x की वैल्यू लेस देन mod y है। आपको समझ आ ही रहा होगा किसमें क्या होता है। तो mod x इज इक्वल टू mod y का ग्राफ ना ये है, ये x इज इक्वल टू y का ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है ना, ये आपका है x इज इक्वल टू y का ग्राफ, और x इज इक्वल टू माइनस y का ग्राफ, है ना। देखिए अब किस रीजन में कौन सा आएगा, तो उसके हिसाब से तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो इंटीग्रल है ना, इसको चार पार्ट में ब्रेक करो, मतलब रीजन दे दो। जैसे मान लो ये पूरा 1 हो गया, ये रीजन 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है, जैसे क्वाड्रेंट टाइप का होता है, यहाँ वैसे बन गया। तो आपको ब्रेक करना, ये कौन सा रीजन है, कोई बताएगा, हाउ टू डिसाइड विच रीजन इज दिस। तो ये वाला जो रीजन है mod x मोर देन mod y होगा। कैसे पता चलेगा, यू टेक एनी वन पॉइंट और उसको टेस्टिंग पॉइंट लो और चेक कर लो क्या होगा। तो यू टेक एनी वन पॉइंट, जैसे यहाँ पे मान लो 1,0 है, तो चेक करो 1 मोर देन 0 है, तो यू टेक एनी पॉइंट, है ना। यहाँ भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे x में 3 y में -1, तो देख लो। सो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन यहाँ जितना बोल रहा हूँ, ये रीजन है mod x मोर देन mod y। तो इस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। इसको खोलोगे, दो केस है यहाँ पे, है ना, क्या क्या होगा। सो यहाँ पे मेन है इंटीग्रेशन करना आपको। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो क्या करोगे, इस इंटीग्रल को आप ब्रेक करो, कई सारे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो एक बार क्या होगा, इसके जगह पे mod x आ जाएगा जब ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं लिख दूं कि आप ऐसा करो mod x मोर देन mod y, अब यहाँ mod x इंटू ज्वाइंट पीडीएफ आ जाएगी, ये आ जाएगा। फिर यहाँ भी ऐसे ही mod y और फिर ये ज्वाइंट पीडीएफ, मतलब यहाँ से लिखता हूँ fxy दिस, mod y इंटू ज्वाइंट पीडीएफ आ जाएगी fxy, मतलब यही चीज है, ज्वाइंट पीडीएफ है। ये क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ है xy का, क्योंकि xy तो इंडिपेंडेंट है, तो उससे आ गया। अब क्या करना है आपको, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मेन हो गया कि mod x लेस देन mod y। तो कौन सा रीजन mod x लेस देन mod y है, अच्छा ये वाला रीजन भी वही है। तो मुझे लगता है कि सही रीजन क्या है, -1,0 ना। सो -1,0 जो होगा, सो ये वाली चीज भी सेटिस्फाई करेगी mod x मोर देन mod y को। चेक करो, कोई भी रैंडमली पॉइंट ले लो, यू टेक एनी पॉइंट इन दिस रीजन और चेक कर सकते हो ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, ठीक है।
सेटिस्फाई करेगा। और ये वाला रीजन जो है सेकंड वाला mod x लेस देन mod y है, ये भी mod x लेस देन mod y है। अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इन चार, इसको दो रीजन है ना, इसको एक साथ रखा, इसको एक साथ, अब उस पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फर्दर ब्रेक कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, तो इससे थोड़ा और आसान तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका देखो, इससे भी किया जा सकता है। आगे क्या करना है, बस आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन ना जिसे कैसे करोगे ये आपको है ना प्रैक्टिस कर देखना पड़ेगा। बस अब ये कॉन्सेप्ट यही है ना हमारा, हमें तो यही जानते हैं, मेन है इंटीग्रेशन यहाँ पे। तीसरा तरीका ये है कि जैसे xy जो है आपके पास नॉर्मल 0 1 है, तो हम जानते हैं IID है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन ही है, तो fx x है 1/√2 पाई e की पावर -x²/2, x इज रियल नंबर। अभी मैं नया वेरिएबल मान लो u ले लेता हूँ, u इज mod x। तो मुझे कोई बताइए u का PDF क्या आएगा? है ट्रांसफॉर्मेशन आता है, u का PDF क्या होगा? हाँ, जस्ट 2 टाइम हो जाएगा, इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा देखो, तो ये जस्ट आपका 2 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ चूंकि आपने मॉड लगा दिया, तो यहाँ x के बजाय मैं u लिखूंगा पहली बात, और सपोर्ट में भी u लिखूंगा, तो e की पावर -u²/2, u इज पॉजिटिव है ना, इक्वल टू 0 आपकी मर्जी हो, लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। सेम थिंग v अगर आप लिखोगे v बराबर mod y, तो सेम चीज इसके साथ होगी, सो 2y। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसको अप्लाई करके सीख सकते हो हाउ टू, या तो CDF अप्रोच से कर लो, ये देख लो, ये उससे आ जाएगा। e की पावर -v²/2, v मोर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो ये u mod x है, v mod y है, ठीक। अब यहां से क्या होगा, u भी आ गया ना, तो आपको अब क्या चाहिए था, देखो ध्यान से फिर से, अब आपको चाहिए था एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ u, v, यही चाहिए था, क्योंकि आपने mod x mod y दिया था, तो mod x इज u, mod y इज v, तो ये आ गया। अब यहां क्या, फिर से मैक्स ऑफ u v ज्वाइंट PDF ऑफ u v, तो सिंस x y आर इंडिपेंडेंट, तो mod x and mod y are also independent. If x and y are independent, then function of x and function of y are also independent. ठीक है, तो mod x mod y कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। If mod x and mod y are independent, does not guarantee x and y are independent. कन्वर्स ट्रू नहीं है, वन वे सही है, x y इंडिपेंडेंट है इसलिए mod x mod y इंडिपेंडेंट। बट अगर कहीं ऐसा दिया है कि mod x and mod y are independent, it is not does not imply that x and y are independent. तो यहाँ से क्या हमारे पास है कि हो तो गया, ज्वाइंट लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो 2/रूट अंडर ना, अभी ऐसे लिख देता हूँ बस, सो एफ यू ऑफ यू इंटू, अलग अलग क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एफ वी ऑफ वी डी यू डी वी। अब सपोर्ट क्या है, अब आपका सपोर्ट है ये चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, अगर ये यू एक्सिस है, वी एक्सिस है, सो दिस इज योर सपोर्ट। अब तो इजी है ना काम करना इसमें, क्यों इजी है काम करना, क्योंकि u इज इक्वल टू v की ये लाइन है, तो बस आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। क्या ब्रेक करना है इसको, सो यू हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। एक बार जब यहाँ पे इधर है u मोर देन v, इधर है u लेस देन v है ना, u इक्वल टू v लाइन है, तो ऊपर u लेस देन v है, नीचे u मोर देन v है, तो जब u मोर देन v है तो मैक्सिमम u हो जाएगा, ठीक। और एफ यू एफ वी ऑफ वी डी यू डी वी, अब देख लो लिमिट क्या लोगे तुम, तो अभी जो मैंने u क्यों लिखा है इसको, क्योंकि इस रीजन में बात कर रहे हैं, तो बताओ यहां से u की लिमिट में क्या लिखूं, इस रीजन में u की लिमिट क्या हो जाएगी, ये मोर देन 0 है जैसे ना, तो u की लिमिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, u की लिखनी है मुझे, जी जी जी, v से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आपका v से इंफिनिटी है, और बाकी 0 से इंफिनिटी। दूसरे केस में क्या है, ऊपर वाले केस में u लेस देन v है, तो मैक्सिमम तो v हो गया, तो v इंटू
एफ यू ऑफ यू, एफ वी ऑफ वी, डी यू डी वी। अब जो u की लिमिट होगी, u तो 0 से स्टार्ट है ना, तो 0 से v, 0 से v और यहां से 0 से इंफिनिटी। लेकिन एक काम कर सकते हो, आपको 2 बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। कैसे दिखेगा मुझे, तो मैं इसमें ऐसा लिखता, अगर इसको मैं लिखता dv du, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम लिया हुआ है v, तो इसलिए बात कर रहे हैं। तब मैं क्या करूंगा, पहले v की लिमिट लिखूंगा। v की लिमिट लिखूंगा तो क्या आएगी, v की लिमिट आएगी u से इंफिनिटी, ठीक है, और ये 0 से इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो, अगर u भी इंटरचेंज करोगे तो ये इंटीग्रल ये बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। एक को इंटीग्रेट करो, दूसरा उसके इक्वल आएगा, डबल हो जाएगा। तो जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं, अब आसान हो गया है। आसान हो गया ना, अब बहुत आसान हो गया अब, क्योंकि जब आप एफ यू ऑफ यू रखोगे ना, तो यू स्क्वायर बाई 2 को t मान लो, उसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है u, तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, बाद में वो इंटीग्रेट होके आ जाएगा। तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन करके देखो, जस्ट यू पुट दिस वैल्यूज, ये दोनों फंक्शन पुट करो, इसका आंसर जो आएगा वही आंसर इसका आएगा, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये कर लो, ये आसान है। तो आप इंटीग्रेट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। मतलब अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर बताओ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज हो जाएगा। हाँ जी सयानी, क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? सर वो जो bn है ना, उसका सर उसको सर मतलब डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। डाइवर्ज हो रहा है ये? कैसे डाइवर्ज हो रहा है, मतलब आपने कैसे ट्राई किया? वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करने से सर ये तो इंफिनिटी हो रहा है। अच्छा, n टेंड्स टू इंफिनिटी करने से इंफिनिटी हो रहा है। एक मिनट, अगर इंफिनिटी आप करेंगे n टेंड्स टू, तो न्यूमरेटर में साइन और वो है, तो n स्क्वायर वाले टर्म से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। मुझे तो 0 आ रहा है मेरा, तो देखिए जरा, मुझे तो 0 मिल रहा है, ट्राई कीजिए। क्योंकि आप ठीक से ट्राई नहीं कर रहे, ये बोला होता, तुक्का लगाते हैं या तो, या आप गलत कैलकुलेशन करते हैं। सो ये है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ n से डिवाइड किया और इसके बदले n स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर है, तो ठीक है। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए, सही है। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा मैं गलती कर रहा हूँ शायद ना, तो हाँ आप सही कह रहे हैं, अभी मैं देखता हूँ आगे। तो यहाँ पे ये 1 नहीं होगी ना, तो फिर भी क्या होगा एट द एंड। चलिए इस अप्रोच को नहीं लगाते हैं, फिर भी आंसर वही, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। मतलब समझ रहे आप कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये एक बाउंडेड क्वांटिटी है, मतलब ये जो है साइन n एक बाउंडेड क्वांटिटी है, और जैसे आप n स्क्वायर को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे n हो जाएगा, n बाद में 1 हो जाएगा, तो ऐसा होगा। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा ना, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल टर्म को कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो, एक्सपोनेंशियल ही रहेगी। तो एट द एंड ये डोमिनेट करेगा इसके कंपैरिजन में, तो होगा क्या आंसर फिर भी 0 आएगा। बाकी लोग बताओ भाई, तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? देखो 0 है ना, लिमिट 0 ही आएगा। bn की लिमिट तो 0 है। अब bn की लिमिट 0 है तो यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि लिमिट bn की 0 है, तो समेशन bn कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। तो यहाँ से आप कुछ नहीं कह सकते, आपको टेस्ट n का एक्सपेंशन ले लेंगे जी, तो वहां से 0 आ जाएगा बोल रहे हैं। हाँ उससे भी हो जाएगा, यस। अब जो कहा तो उससे ही हो रहा है, नहीं तो हाँ अब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो भी यहाँ प्रोडक्ट टूल यूज करना पड़ेगा ना। एल हॉस्पिटल में क्या होगा, प्रोडक्ट टूल यूज करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे, बाद में सेपरेट कर लीजिए। तो एंड में क्या होगा
कि साइन एन तो बाउंडेड क्वांटिटी आएगी ना ऊपर, तो n वर्टा बटा दो e की पावर n है तो इन्फिनिटी साइन n अपॉन इन्फिनिटी, तो साइन बाउंडेड है क्या है पता नहीं, बट सम उस अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो ही हो जाएगी। इसका हम हटा सकते हैं ना डिफरेंशिएशन करें क्योंकि बाउंडेड है, बस सिर्फ n स्क्वायर बाय n देखा हमने। हाँ तो ये क्योंकि हाँ e का रेट वाला ज्यादा, तुम इसका देख लो, ये तो बाउंडेड क्वांटिटी है तो इसका देख लो ये है ना, तो ये पॉलिनोमियल है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा रहता है, तो वो ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो जीरो हो जाएगा, जीरो ही होगा। अब बाकी आप टेस्ट लगाओ है ना, ये अब यहाँ पे कोई आप टेस्ट अप्लाई करो उसका, इसका सीरीज है ना, आपको सीरीज टेस्ट करना है ना, तो आप देखो कौन सा टेस्ट यूज करना चाहोगे। ये अप्लाई टेस्ट, हालांकि ये जैम पीवाईक्यू का ही लग रहा है क्वेश्चन ये, देखिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे। व्हाट अबाउट दिस सीरीज, अगर कोई पूछे इस सीरीज के बारे में क्या, ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है आई थिंक, अच्छा पूछना देखना पड़ेगा। ये देखो n स्क्वायर अपॉन e की पावर n का क्या है, ये क्या है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, हाउ टू चेक, तो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये तो इजी तुम चेक कर लोगे ना इसके बारे में, एक काम कर सकते हैं ना कि दिस इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन e की पावर n, ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें टेस्ट लगा दो, तुम कौन सा टेस्ट लगाओगे, तुम रूट टेस्ट लगा लो इसमें, चलो इसके बारे में बताओ, ये कन्वर्जेंट है, रूट टेस्ट लगा लो, तो 1 अपॉन सर ये तो 2 हो रहा है सर, मतलब क्या 2 हो रहा है, तो इसका वैल्यू 2 आ रहा है सर, मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी करने से सर 2 आ रहा है सर, मतलब 0 आ रहा है सर, 0 होगा। मैं पूछ रहा हूँ ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा ना, है ना, हां कन्वर्जेंट हो रहा है क्योंकि ये इजीली दिख रहा है कन्वर्जेंट है। या तो रूट टेस्ट लगा लो है ना, रूट टेस्ट लगाओगे तो 1 अपॉन e इसकी लिमिट आ रही है, तो 1 अपॉन e लेस देन 1 है ना, तो कन्वर्जेंट है। तो ये बड़ी वाली सीक्वेंस की करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, ये छोटी वाली सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो क्या प्रूफ, कंपैरिजन टेस्ट यूज हुआ यहाँ पे। थोड़े दिमाग लगाओ है ना, थोड़े से आप बस यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कोशिश करोगे तो होगा। और ये सब दुख की बात ये है कि ये सब पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, लेकिन आपने इसको मैं कहा 4 बार 5 बार 10 बार सॉल्व करो, लेकिन आपने एक बार भी ठीक से नहीं किया हुआ, ये दुख की बात है। ये पीवाईक्यू का पेपर है, मैं जैम का 2023 से लेके 2009 का कल कराया था, अभी 8 का आज मैं सोचा हूँ 10 से 11 सोचा था करा दूं, तो और मैंने हर बच्चे को कहा है कि पीवाईक्यू कम से कम 5 बार सॉल्व करो पूरे पेपर्स को ईयर वाइज, लेकिन आप वही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहे हो। और आप जाके देखो पुराने वीडियोस, उसमें हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया होगा ऑब्वियसली, जैसे आपने नेक्स्ट वीडियो भेजा है ये भी हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है। सर नहीं सर, ये सर आपने किया है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है सर, ग्राफिकल अप्रोच में नहीं प्रॉब्लम ये है कि आपने कई बार सॉल्व नहीं किया है, प्रॉब्लम मेरे साइड से नहीं है, क्योंकि मैं अगर 1000 बार भी कर दूंगा तब भी आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया इसको। वो तो हर बार आपको, हर बार जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये मैंने पहले भी अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ, जब मैं आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करता था तो उस समय क्या है, प्रॉब्लम सीट मान लो 100 क्वेश्चन का है, मैं 90 क्वेश्चन कर लेता था, 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मैं सर से पूछता था, सर ने 10 बता दिए। अब 1 महीने बाद मैं उस सीट को फिर से सॉल्व कर रहा हूं, तो वही 10 क्वेश्चन जो लास्ट टाइम मुझसे नहीं हुए थे अगली बार फिर से नहीं होते थे। तो इसका रीजन मुझे ये समझ आया कि सर ने कर दिया इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कर लिया, तो ये गलतफहमी वहां थी। सेम आपके साथ है, आपको लगता है सर एक बार बोर्ड पे कर देंगे तो आपको आ जाएगा, आपको अगली बार ये क्वेश्चन मिलेगा तब भी आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं इसको। अब जब तक आप उसी क्वेश्चन को 4 बार खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी पिछले बार क्या प्रॉब्लम थी, अभी आपने क्या सीखा है। आपको हर बार वहीं जाके अटकेंगे जहां अभी अटक रहे हैं आप। और यही क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं क्लास में, और आप रेगुलर रहते भी हैं तो आपने ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है क्लासेस, लेकिन फिर भी आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि घर पे आप सॉल्व नहीं कर रहे पीवाईक्यू। मैं इसलिए बच्चों को कहता हूं पीवाईक्यू तो करना ही है। अगर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं अभी तक करना आ रहा है तो एग्जाम में नए क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप। जो क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए वो आप नहीं कर पा रहे हो, उसकी कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो नया क्वेश्चन है कैसे सोचोगे आप। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो सीख लो, ब्रेन को ट्रेन करो ना उसी हिसाब से आप, तो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। घर पे जैसे आप ट्रेन कर रहे हो एग्जाम में वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा वो। तो आप देख लो कैसे ट्रेन कर रहे हो, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो ना। सर
जी सर पीवाईक्यू सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें ऐसा मतलब कि लेक्चर शायद अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जाते हैं तो कोई न्यू टर्म आ जाते हैं, तो फिर लगता है कि अभी लेक्चर पूरा कंप्लीट देख लेते हैं उसके बाद ये फिर जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप देखिए उसमें क्या ऐसा है, तो उस समय उस टॉपिक को देख के फिर आगे बढ़िए, जो भी प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट करके उसको ठीक कीजिए। परफेक्ट कभी कोई नहीं होगा, आपका ऐसा कभी दिन नहीं है जब आपको लगा सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट वो चीजें जो सिलेबस कवर करना है एक बार आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपने सिलेबस कवर कर लिया। पीवाईक्यूज जो है एटलीस्ट 4-5 बार जैम गेट के जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व कर लो, ताकि उस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो आपको क्लियर हो। जैसे यहाँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट यूज किया मैंने, या अगला क्वेश्चन जो है उसमें ग्राफिकली अपना डेरिवेटिव निकालूंगा, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन से हो जाएगा। तो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस में आपको अप्रोच क्लियर होगी, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं तो हर बार आप वहीं फंसेंगे और एग्जाम में भी उस टाइप क्वेश्चन आएगा तब भी आप फंसेंगे, क्योंकि आपने खुद से उसको टाइम नहीं दिया क्वेश्चन को, बस आपको ये लगता है सर करा देंगे तो हो जाएगा। तो सर ने कराए उस समय आपको समझ आ गया, लेकिन 4 दिन बाद आप भूल जाओगे क्योंकि आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो उसको। तो आप खुद से पहले पीवाईक्यू खुद से अपना सॉल्यूशन बनाओ। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि खुद अपना सॉल्यूशन बुक, खुद तो अपना एक सॉल्यूशन बनाओ, हर पेपर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से लिखो बिना किसी हेल्प के। जब नहीं हो तब आप हेल्प लो, पहले ही सॉल्यूशन देख देख के मत छापो, उससे कुछ नहीं आएगा, आपको नया नहीं सीख पाओगे कि सॉल्यूशन बुक सामने खुली है वो देख देख के छाप रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप जब दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तो दिमाग कुछ नया सीखेगा ही नहीं। आप पूछोगे ना कि ये क्वेश्चन ऐसा क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये तो हमने क्लास में करा हुआ है ना, देखिए मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ क्या है नया है इसमें। ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये नहीं, आप देखो डाउट पूछने का फ्रीडम, इसका मतलब कुछ भी पूछ लो, तो उससे मेरा प्रैक्टिस हो रहा है ना, आपका प्रैक्टिस नहीं हो रहा। आपका प्रैक्टिस, आपका जब पेन चलेगा तब आपका प्रैक्टिस होगा। उससे मेरा कोई भी बच्चा डाउट क्लास कुछ भी पूछ लेता, वैसा नहीं करो। आपको जेन्युइन डाउट है तभी पूछो, पहले खुद टाइम दो, 5-10 मिनट ट्राई करो, फिर सीखने का पर्पस से डाउट पूछो। सिर्फ इसलिए मत पूछो कि सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, तो सॉल्यूशन धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा उस सॉल्यूशन का जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो। मेन है पर्पस सीखना होना चाहिए, वरना यूट्यूब पे इतने वीडियोस, इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी है, बहुत कुछ है ना। लेकिन मेन है आपको ये जानना की जरूरत है कि आपको क्या आता है और आपको क्या सीखने की जरूरत है, एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है और अभी आप किस लेवल पे हो, ये सब समझने की जरूरत है ना। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, लेकिन इतना टाइम नहीं ना आपके पास कुछ ही टाइम है, तो बस यही सीखने की जरूरत है कि एग्जाम का डिमांड क्या है, अभी आपका क्या लेवल है, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, काफी है 3 चीज बस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कि f03 में है और fx आपको दे रखा है x की पावर 13 माइनस e की पावर -x माइनस 5x क्या है +6 -6। तो सर प्लस है वो स्क्रीन में, मतलब स्क्रीन है तो इसलिए। अच्छा 1 मिनट, कहाँ पे प्लस है सर? प्लस होगा हाँ, और +6 होगा सर। अच्छा ओके, तो देखिए यहाँ तो कुछ और दिख रहा है ना सर, एक्चुअली लैपटॉप स्क्रीन है इसलिए थोड़ा सा। अच्छा वो फोटो में नहीं आया, ठीक है ओके ठीक है। तो जैसे fx x की पावर 13 e की पावर -x 5x 6, आप खुद सोचिए ना, आपको पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो इवन मैं तो कहता हूँ बच्चों को ये इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली क्लास 12 के एनसीईआरटी में है। अगर आपको डाउट हो तो मैं फिर कहता हूँ आप एनसीईआरटी बुक अभी डाउनलोड करो, उसमें मैक्सिमा मिनिमा एक टॉपिक है, वहां जाओ, उसमें एक टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इवन क्लास 12 का ये क्वेश्चन है ना, क्लास 11-12 का जो मैक्सिमम टॉपिक उसमें ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व कब कर पाएंगे जब आप खुद से पूछेंगे ना क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे मुझे इंटरवल दिखा, मुझे समझ आ गया कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन दे दिया और कोई क्लोज इंटरवल दे दिया तो क्या करना होता है हमें, बताइए सयानी आप ही बताइए। कोई फंक्शन है और मुझे एक क्लोज इंटरवल दे दिया तो हम कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा इस क्वेश्चन में? सर इसकी
और फिर उसका मतलब उसका x का वैल्यू निकाल के हो जाता है मतलब। तो आप कर क्यों नहीं रहे, आप ये डाउट क्यों पूछे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि e⁻x है, इसीलिए नहीं निकाल पा रहे। अभी आपने कहा डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, है ना? उसके बाद उसका क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर वो डबल डेरिवेटिव करके उसका वैल्यूज पुट करके जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा उसको मिनिमम। ये इसका इंटरवल का कोई रोल है कि नहीं इसमें? इसका कोई रोल है? इसमें इस वाले पॉइंट पर दोनों पर चेक करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे। हाँ, यहाँ तो सिर्फ इतना ही है ना कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और एंड पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट एक एक करके फंक्शन में रखने हैं, और जिस पे लार्जेस्ट वैल्यू है वो मैक्सिमा है, जिसमें मिनिमम। इसमें कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाने, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो मैं कह रहा हूँ सीखने की जरूरत है आपको, कि आपको ये पता हो कि किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है। तो ये उससे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगली बार आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो इस टाइप के हजारों क्वेश्चन आप कर लेंगे, और नहीं क्लियर है तो हजार के हजार क्वेश्चन आपको डाउट होगा। ये मैं सॉल्व भी कर दिया, अगला क्वेश्चन जब इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा तब भी आपको फिर डाउट होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के पीछे का पर्पस क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, है ना, पूछा क्यों गया या इसका अप्रोच क्या है। तो वो आपको सीखने की जरूरत। मैंने क्लास में जब कराया बताया होगा या कभी भी क्वेश्चन कराता हूँ कि जब भी कोई क्लोज इंटरवल दिया हुआ हो, ये डोमेन है इस फंक्शन का, तो हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर देखना है क्या इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में है तो उसको हम कंसीडर करेंगे, इसमें नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे। फिर क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो है उसको 1 by 1 फंक्शन में पुट करेंगे, कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम पुट करेंगे, फिर देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। मे बी वो एंड पॉइंट हो सकता है इंटरवल का या क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ आप कह रहे हैं ई की वजह से प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? देखिए आप f' निकालिए, ये है 13x की पावर 12, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस e की पावर -x प्लस 5। अब मैं इसको 0 रख रहा हूं। अब सोचिए क्या ये कभी 0 के इक्वल आ सकता है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, तो इसका सम कभी 0 आएगा क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपको अगर ठीक से समझाऊं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्योंकि इस फंक्शन के पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। दिस फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, इस फंक्शन में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो मतलब इससे क्या होगा अब? तो अब एंड पॉइंट डिसाइड करेगा कि किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा। इवन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो उससे इजीली दिख गया मुझे कि 0 पे मुझे मिनिमा मिलेगी और 13 पे मुझे मैक्सिमा मिलेगी। सो ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, f' मोर देन 0 है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x जैसे से बढ़ाओगे फंक्शन वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 0 पे मिनिमम मिलेगा, 13 पे मैक्सिमम मिलेगा, हो गया। तो आपको क्या पूछा है एग्जाम में? मिनिमम ना, तो मिनिमम f(x) होगा वो f(0) होगा, और इसमें 0 रख दो इस फंक्शन में आप x को 0, तो ये 0 हो गया, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया, 6 - 1 5 क्या है इस क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको फिर से कह रहा हूं, आप जैम के एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। PYQ मॉक टेस्ट एक पेपर डेली सॉल्व करो 3 घंटे बैठ के, एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करो 3 घंटे बैठ के। 6 घंटे ये हो गए, बाकी टाइम में मिले तो रिवीजन करो, वो करो, नहीं तो डेली एक PYQ एक वो सॉल्व करो, और हर क्वेश्चन पीछे का। और 1 साल के पेपर ढंग से जिस बच्चे ने कर लिया ना, तो अगले साल के पेपर में सेम ही कॉन्सेप्ट तो है, मुझे तो कहाँ कुछ नया दिखता है ना। कि अगर कॉन्सेप्ट तो वही सब है ना, हर साल MLE के एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन MLE का हर साल आता है। तो MLE क्या है? MLE का डेफिनेशन जिसको समझ आ गया सारा क्वेश्चन कर लेगा वो। अब ये थोड़ी हर MLE में डाउट होगा उसको, जिसको समझ आ गया MLE निकालते कैसे हैं, तो हर साल MLE के क्वेश्चन आए हैं, हर साल मीन पूछा जा रहा है ना, हर साल CDF पे क्वेश्चन आ रहे हैं, या हर साल सफिशिएंट एस्टिमेटर पूछा जा रहा है, हर साल कंप्लीट पूछा जा रहा है, हर साल UMVU पूछा जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि हर साल पूछ रहा है, हर साल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट है वही घुमा फिरा के पूछ रहा है वो। तो जो बच्चा 3-4 साल का पेपर ठीक से समझ लिया तो सारे पेपर कर लेगा इजीली। इसलिए सारे पेपर का सोल्यूशन जो वो थोड़ी है,
जिसको एक दो पेपर ढंग से हो गया तो वो बाकी तो खुद ही कर लेगा, वो जो डाउट है मुझसे डिस्कस करो। लेकिन बिना सॉल्व किए करोगे तो सॉल्यूशन इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे इसी क्वेश्चन में तो आपको इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जब मिले तो आपको समझ आना चाहिए कि कब मुझे कोई क्लोज इंटरवल दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा तो क्या करना है। यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करना, देखना इक्वल टू 0 होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि तो पॉजिटिव टर्म है, ये नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो इसका सम हमेशा 0 से ज्यादा ही आएगा। 0 तो होगा ही नहीं, मतलब इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। इस तरह से जो भी है मैं बता ही रहा हूँ कि मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ बच्चों को, तुम कोई भी टॉपर के वीडियोस देख लो, है ना। और चूंकि ये सब हमारे स्टूडेंट ही रहे थे, इनसे 4-5 बार करवाए पिछले साल भी जो भी रहा है, तो सबने 3-4 बार 5 बार सॉल्व किया है PYQ। तो उससे क्या है कि एटलीस्ट PYQ वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है अच्छे से, तो नया क्वेश्चन जो उस कॉन्सेप्ट पे आएगा वो आप इजीली कर ही लोगे। ये मेन पर्पस PYQ सॉल्व करने का है। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ। इसमें क्या डाउट है आपको, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले में? सर ऑप्शन डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डी कह रहा है कि A इज नॉट इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस बी, है ना। देन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या दिक्कत है, यहां पे आप इक्वेशन लिख लो, A B B A X Y। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहा है, पर यहाँ पर कैसे यूनिक सॉल्यूशन देगा? ठीक है, चेक करते हैं। तो इसमें डी बोल रहा है कि a प्लस माइनस बी के इक्वल है। अच्छा, तो इसको ओपन करो जरा, क्या हो गया ये। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो आप मुझे ये बताइए ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब a इक्वल टू b होगा। नहीं, मॉड a इज इक्वल टू b होगा नहीं, जरूर से a इक्वल b होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर होगा, तो a बराबर प्लस माइनस b होगा। ठीक, अब फिर से आप ध्यान दो मैं क्या लिखा हूं, मैं अब ये लिखा हूं, स्टेटमेंट रिपीट करता हूं। मैंने ये कहा डिटर्मिनेंट a0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर a इक्वल नहीं है प्लस माइनस b के, तो क्या होगा? डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जी, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b, और आप जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होता है इस सिस्टम में, जिसे आप बताइए। अगर डिटर्मिनेंट क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो तभी डिटर्मिनेंट की बात होगी। तो नॉन जीरो है इफ एंड ओनली इफ दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यहां ध्यान से देखो आप, अगर a इक्वल नहीं है प्लस माइनस b के, तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो ये कभी 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताइए आपको कैसे मिल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन? ये है ना ऑप्शन डी, कि अगर a प्लस माइनस b के इक्वल ना हो तो सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होगा। सही, मैंने a इक्वल टू b से किया था, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए किया था। तो देखो, जब आपको ऐसा समझ ना आए थ्योरी, मतलब जैसे ये क्या है ना, यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए तो आप नंबर्स ले लो। चलो a इक्वल टू b से करके देखते हैं। अगर मैं a इज इक्वल टू b भी ले लेता हूं तो मेरा सिस्टम क्या बनेगा, देखिए जरा। लेकिन इसने कहा नॉट इक्वल टू, आप इक्वल क्यों ले रहे हैं आप? इक्वल के लिए तो फिर वो कुछ आएगा, इक्वल के डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। ये तो इंप्लाई कर देगा डिटरमिनेंट a इज 0। अब डिटरमिनेंट a 0 है तो हो सकता है नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। तो ये तो वो है, आपको देखना पड़ेगा ना ऑप्शन क्या है, वो नॉट इक्वल टू कहा है। तो ये सब ठीक करना, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके ही ठीक होगा, और खुद से सॉल्व करके अच्छे से होगा, है ना। ठीक है भाई, तो अभी क्या करते हैं, डाउट कितने लोगों का रह गया? चलो, क्या रह गया?
पहले आप पीवाई क्यू उठाकर सॉल्व कीजिए। ये सब पीवाई क्यू क्वेश्चन, जितने भी आपने डाउट हुए सब पीवाई क्यू क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ। प्रॉब्लम पता है, यही तो दिक्कत है कि मैं पूरा जैम 2023 से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच गया 2008-9 तक, और आप उसी बीच के डाउट पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है क्वेश्चंस। और आपको डाउट हो रहा था, वो बैच 3 के वीडियो जाके देखिए उसमें, और देखिए किस क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने बताया। वहां से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर यहाँ पूछो आप, वरना वही क्वेश्चन रिपीटेडली आप हर रोज पूछोगे, है ना, क्योंकि हर बार आपको वही डाउट आएगा। अब ये जो क्वेश्चन ये है, ये पीवाईक्यू का ही है, 2000 किसी ईयर का 17 या 15 का है शायद, ये 15 का है शायद, ये भी 15 का ही है शायद, सेमी पेपर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये भी उसी पेपर का है। तो 15 का डिस्कशन तो मैं करा चुका हूँ जैम का पेपर का, एक एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एटलीस्ट जो डाउट है वो डिस्कस तो किया ही है। तो तब आप मेरे साथ नहीं चल रहे थे, इसका मतलब, या चल भी रहे तो आपने सीखा नहीं है ठीक से मतलब। तो इसलिए 4-5 बार क्यों कहते बच्चों को सॉल्व करो, कि एक बार सॉल्व करो आपको लगेगा हो गया, लेकिन जब दूसरी बार सॉल्व करोगे ना तब भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तीसरी बार सॉल्व करोगे तब भी कुछ क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं होगा। इस तरह से होगा एक्चुअली। तो वैसा लगता है कि एक बार कर लिया आ गया, लेकिन आप खुद से सॉल्व करके दो तभी 1-2 क्वेश्चन आपसे फंसेंगे। इवन आप मुझे देखते हो, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तब भी क्वेश्चन फंस जाता है ना, ये चीज है। ठीक है भाई, किसका रह गया? ये मधु जो पूछा, आई थिंक हमने इसको एक बार किया था। अच्छा, इससे पहले इसका भी है कि क्या बोल रहा है ये, हाँ XYZ यूनिफॉर्म 0। ठीक है, चलो आज मैं ये करा देता हूँ। कल मैं सोच रहा हूँ, इस क्या डेट है आज, 26 वही है ना, तो एटलीस्ट दिसंबर में PYQ कंप्लीट कर दे तो बैच 3 क्लोज हो जाएगा। फिर जनवरी से, मतलब जब भी PYQ कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, है ना, ये है। तो अभी 3-4 दिन मैं लगातार PYQ ही कराऊंगा। मैं भी 2 पेपर एक दिन डिस्कस कर सकते, क्योंकि 2000 बचा क्या है, 9 का कल किया था हमने, तो डाउट अगर है तो कोई पूछ लो आज ही, ये है। बाकी बचा 8, 7, 6, 5, 4 पेपर है, 2 दिन में हो जाएगा। सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, तो मेन डाउट हम डिस्कस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या तो मैं कल ऐसा करता हूँ कि, है ना, आप लोग जो एटलीस्ट जो लोग कर चुके हैं 2005, 6, 7, 8 इसके पेपर्स करके, और एक बार मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, है ना, ये कल कर दूंगा, आज तो चलो या आज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, XYZ क्या है, यूनिफॉर्म 0-1 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, तो इजी है ना, कि प्रोबेबिलिटी XY लेस देन Z²। तो ये तो चलो आपके पास ये है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन ज्वाइंट PDF 1 होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, dz dy dx, मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट लेना है ना। तो क्या है यहाँ पे, तो आप देखो एक बार क्या करोगे, जो आपका सपोर्ट है वो 0-1 0-1 0-1 है ना, तो तो कोई दिक्कत, यहाँ Z² है ना, तो एक काम करो आप यहाँ पे रूट ले लो, इधर से नेगेटिव तो हो नहीं सकता, दिस इज सेम एज रूट अंडर XY लेस देन Z। क्या दिक्कत है, यहाँ पे आप रूट अंडर XY to 1 ले लो, क्योंकि Z की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, क्योंकि सब यूनिफॉर्म 0-1 है, ये आ जाएगा। और YX का, तो यहाँ से अब YX पे कोई दिक्कत तो है नहीं, है अब तो नहीं रहा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं लगा। तो ये 0-1 0-1 करके देखो क्या आता है, इससे आ जाना चाहिए। क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करके देखिए, ये Z की लिमिट है रूट XY to 1, Y 0 to 1, Z 0 to X 0 to 1, इस तरह से आ जाएगा। मधु ने जो क्वेश्चन भेजा इसका ये है कि एक्चुअली ये अभी उस फॉर्म का नहीं है, तो आपको क्या करना, रूट एक्स से डिवाइड करना, यू डिवाइड बाई रूट एक्स, तो 3/5 आंसर आ जाएगा इसका, 6/10 आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट जो पूछा है इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स फॉर विच दिस हैपेंस। तो डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, से इक्वेशन बन जाएगी। जो मधु के क्वेश्चन है उसको बता रहा हूं, है ना, और है कोई, बाकी तो हो ही गया। हाँ, तो आपके 2 क्वेश्चन थे, एक तो है जो इंटीग्रेशन वाला है 0 to x दिस, तो इन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कीजिए उसको। और जो उससे पहले था
उसका अप्रोच ये रूट एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो उससे बाकी टर्म log x अपॉन रूट एक्स का लिमिट 0 आ जाएगा और साइन स्क्वायर x अपॉन रूट एक्स की लिमिट भी 0 होगा, बचेगा 3/5। आंसर हो गया। ठीक है, बताओ अभी क्या करना है, जैम PYQ का डिस्कशन करना है या क्या करें? सर एक डाउट क्लियर करना था। हाँ बोलिए। अभी जो हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y। जी जी। तो उसमें जो हम लोगों ने निकाला था कि जो मॉड x का जो पीडीएफ होता है, जी हाँ, तो क्या हम लोग इसको मॉड x/2 फॉलोज नॉर्मल 0 कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए सपोर्ट भी तो होना चाहिए रियल नंबर। मॉड x/2 का सपोर्ट रियल नंबर आएगा? नहीं, आइडिया क्या नहीं है। मॉड x नेगेटिव हो सकता है कभी? नहीं। तो मॉड x अपॉन 2 नेगेटिव हो सकता है कभी? नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब मॉड x अपॉन 2 को आप नॉर्मल 0 1 तब बोल पाएंगे जब आप ये हो कि उस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट पूरा रियल नंबर हो सकता है। तो सपोर्ट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो नॉर्मल 0 1 तो आएगा ही नहीं। ओके, और किसी का डाउट है? तो मुझे लगता है कि अभी मैं डाउट क्लास स्टॉप करता हूं और थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, क्योंकि समाव मुझे बैच 3 अभी कंप्लीट करना है। बैच 3 हमारा PYQ बैच था 2023 से लेके 2005 तक का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम। तो कल 2009 का डिस्कस किया था, आज 2008 का मैं डिस्कस कर देता हूँ, आधे घंटे में ही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव्स हैं तो वो आपको सॉल्यूशन बुक है वहां से आपको करना है, और डाउट्स हैं तो मेरे से आप डिस्कस कीजिए। सो अभी है ना 11 बजे तक क्लास लूंगा मैं, तो आधे घंटे हम लोग, तो थोड़ा ब्रेक ले लो। 10:30 to 11 हम लोग 2008 जैम का PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये अभी 10:30 to 11 करेंगे अभी हम, ठीक है? तो अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।